हेलो एवरीवन, आई एम राहुल एंड वेलकम टू विटी फेबल्स। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सिनेरियो के साथ। जस्ट इमेजिन, संडे की सुबह है, बाहर हल्की हल्की धूप निकली है। आप अपनी बाइक लेकर निकल पड़े हो चाय पीने के लिए। बाइक पे बैठकर सुबह की ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय कर ही रहे होते हो कि रास्ते में पड़े हुए कचरे के ढेर में से आ रही भयंकर बदबू की वजह से आपका सारा मूड खराब हो जाता है। इस कचरे के ढेर को इग्नोर करते हुए आप बाइक की स्पीड बढ़ाकर वहां से जल्दी से निकल जाते हो। साउंड फेमिलियर? जिस कचरे को आपने अभी अभी इग्नोर कर दिया, वही कचरा आज पूरी दुनिया भर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। सड़क किनारे, स्कूल के अंदर, ऑफिस में, घर में या फिर समंदर में, हमें हर जगह कुछ देखने मिले ना मिले, कचरा जरूर मिल जाता है। Wait a minute. लेकिन राहुल भाई, समंदर में कचरा कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता। जब हम बीच में घूमने जाते हैं और वहाँ जो कचरा फैला कर आते हैं, जो कचरा हम नदियों में फेंक देते हैं, जो बड़े बड़े जहाज ट्रेडिंग के लिए हो या फिर ट्रैवल के लिए ओशन में जाते हैं, वो अपना वेस्ट समंदर में ही तो फेंक के आते हैं। ये सारा वेस्ट जाकर एक्यूमुलेट होता है ओशंस में। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारे ओशंस में कचरे के बड़े बड़े पैचेस बन गए हैं। These are the world's 5 largest garbage accumulation zones in our oceans. These garbage patches are mostly made up of plastic. इन garbage patches में से the biggest garbage patch is the Great Pacific Garbage Patch, which is located between Japan and California. It is estimated that 1.15 to 2.41 million tons of plastics are entering the ocean every year. More than half of this plastic is less dense than the water, meaning it will not sink once it enters the sea. Some estimates say that 2050 तक ओशंस में जितने भी फिश होंगे उससे ज़्यादा तो प्लास्टिक होगी। जो प्लास्टिक्स हम वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, उसमें से जो स्ट्रॉन्ग एंड लाइट वेट प्लास्टिक्स होते हैं, दे शो रेजिलियंस टू द मरीन एनवायरनमेंट, allowing them to be transported over extended distances. They are transported by converging currents and finally accumulate in the patch, making the patch even bigger. Once these plastics enter the patch, they are unlikely to leave the area until they degrade into smaller microplastics under the effect of sun, waves and marine life. As more and more plastics are discarded into the environment, microplastic concentration in the Great Pacific Garbage Patch will only continue to increase. The Great Pacific Garbage Patch covers an estimated area of 1.6 million square kilometers. ये हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट से भी ज़्यादा बड़ा है। मतलब साइज देख रहे हो इसका। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, इन सबको मिलाकर भी जितना सरफेस एरिया नहीं बनता, समंदर में इससे ज्यादा तो कचरा है। शाबाश कचरा, शाबाश। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? वेल, समंदर में प्लास्टिक की वजह से हर साल 1 लाख सी मैमल्स एंड 10 लाख सी बर्ड्स की डेथ होती है। सी टर्टल्स ऑफन मिस्टेक प्लास्टिक बैग्स फॉर प्रे, सच एज जेलीफिश. Lot of sea turtles eat those plastic bags, which becomes a cause of their death. Abandoned fishing lines, fishing nets and other equipments can trap and drown dolphins. Microplastics have been found in the stomachs of nearly half of the most important species of global fisheries. इसका मतलब जो कचरा हम समंदर में फेंकते हैं, वही कचरा हमारे बॉडी में जाता है through these fishes. एक पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से सागर बनता है। यहाँ तो टुकड़े टुकड़े से समंदर में कचरा भर रहा है। तो राहुल भाई, इसका कोई सलूशन है? बिल्कुल है। मीट द ओशन क्लीनअप. दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन which was found by Boyenslat in 2013. This company develops technologies to get rid of plastic in the ocean. To do that, this organization first identifies the source of the waste through which plastic gets into the ocean, and they close it. Most plastic in the ocean originate from the rivers. To stop plastic from going into the ocean, this organization has developed a technology called interceptors. These interceptors are solar powered and can work autonomously. As a part of this interceptor, river के some parts में barriers लगाए जाते हैं जो सिर्फ floating waste को interceptors में trap करके रखता है, लेकिन fish and other aquatic animals can swim beneath the barrier easily. This is how they stop the plastic waste from getting into the oceans. But what about the huge amount of plastic that is already there in the ocean? For that, they have developed a technology which is known as Jenny or System 2. It is a 800-meter long floating barrier.
The barrier is 3 meter deep and it's completely open from the bottom, which allows fish to escape. And it's connected to 2 vessels in the end, which moves ahead very slowly at around 3.2 kilometers per hour speed. The plastic gets trapped in the middle of the barriers, which is known as the retention zone. Once these retention zones are filled, one vessel goes and collects the waste from it. They recycle the collected plastic into durable products such as sunglasses. Last year, Mr. Beast and Mark Rober had also helped this organization raise some money to fund this project. This organization is now working on another bigger and better version of Jenny, which is the System 3. Using that, they will be able to collect more plastic from the oceans and make our oceans plastic free again. Well, plastic is very dangerous for our planet, but not as dangerous as atomic bombs. Do you want to know how Japan not only survived the atomic bombs but also went on to become world's 3rd largest economy? Then click on this video here to get to know more about that. I'll see you there.